नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतार दिया। करण सिंह शुक्रवार को करण नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट में 3 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी 3 मई तक आप नामांकन कर सकते हैं। रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की भी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैदान में है आप, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता जय श्री राम। ठीक है भैया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी आवाज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। मैं गांव का आदमी हूं। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हो तो प्रियंका गांधी की मां जो 4 बार रायबरेली से सांसद थी, उनसे भी मैं चुनाव लड़ चुका हूं। तो मेरे लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्व रखते हैं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी महत्व रखते हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी महत्व रखते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात में हुंकार भरी। जूनागढ़ में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस चुनाव को मोदी का मिशन बता दिया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही है कि कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि अगर हम फिर से इसे लागू करेंगे, यानी 370 को हम फिर से लागू करेंगे, इस देश में जो लोग आज संविधान माथे पर रखकर नाच रहे हैं, उनकी सर्वसत्ता थी, पार्लियामेंट में उनका राज था, कश्मीर में भी उनकी सरकार थी, लेकिन वो कभी भी देश का संविधान सभी जगहों पर लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चलता था और दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का। मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है
कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था, कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? मैं सरदार पटेल की भूमि से आता हूं। अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता। लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया। 370 गई, 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं। उनका जो एजेंडा है वो समझने जैसा है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते हैं उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से दिलाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। अब देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था, और इसलिए मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। मेरा मिशन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में योगी के रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर भी खड़े हुए नजर आए। उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। जहां से मुख्यमंत्री योगी का रोड शो गुजर रहा था, लोग अपने अपने घरों से फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए भी नजर आए और हाथ हिलाकर
लोगों का अभिवादन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वो कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह है कि सर्वदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर विकृति डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सलाह दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 7 मई को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने किसानों या उद्योगपतियों के पक्ष में काम किया। उन्होंने किसानों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। बीजेपी गठबंधन ने फैसला लिया है कि हम सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अब तक 10 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। पहले वो कहते थे 400 पार, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि हम 400 हार रहे हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया।
अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहां सब लोग जानते होंगे, जो यहां पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। तो वहीं इटावा से अखिलेश यादव के चचेरे भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल ने भाभी डिंपल यादव के लिए छोटी छोटी जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर अभिषेक यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वंदना यादव ने सुनी।
मौजूद हूँ जनपद इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में, जो कि मैनपुरी लोकसभा में पड़ती है। और जैसा कि आपको पता है कि मैनपुरी से डिंपल यादव जी चुनावी मैदान में है, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के भाई अंशुल यादव जी। आइए इनसे बातचीत करते जानते हैं कि ये जगह जगह चुनावी प्रचार कर रहे हैं और छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरीके की इनकी तैयारियां हैं। क्योंकि मैनपुरी में तीसरे चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो क्या तैयारियां हैं? जी सर। देखिए, पूरी मैनपुरी लोकसभा और जसवंत नगर विधानसभा, ये सब पूरा नेताजी का परिवार रहा है और नेताजी अपनी विरासत छोड़ के गए हैं। तो ये चुनाव के माध्यम से तो हमें अपने पूरे परिवार से दोबारा मिलने का मौका मिल जाता है। वैसे तो हम लोग ये चुनाव, ये क्षेत्र जो पूरा है, हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है, तो कोई तैयारियां हम लोग को यहाँ करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपने लोगों से आकर हालचाल लेते रहते हैं, मिलते रहते हैं और पूरा का पूरा जनता का समर्थन पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और इस बार भी ज्यादातर लोग पिछली बार की तरफ आश्वस्त कर रहे हैं। इस पिछली बार जसवंत नगर ने आदरणीय डिंपल यादव जी को 1,06,000 से जिताकर भेजा था और इस बार जो उत्साह लोगों का बता रहा है, मुझे लगता है कि इस बार 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से आदरणीय डिंपल यादव सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा पहुंचकर लोकसभा में जाएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप जगह जगह जाकर गांव-गांव जाकर छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, तो कैसा लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है और क्या लग रहा है डिंपल जी किस तरीके से जीत कर आ रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा से यहीं बीच में आते रहते हैं, क्षेत्र में ये पूरा परिवार है तो उनके बीच में आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम जानते हैं ये चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से देश के संविधान के ऊपर खतरा दिख रहा है, देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा दिख रहा है और पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश का किसान बदहाल हुआ, देश का नौजवान बेरोजगार हुआ, माताओं बहनों की इज्जतें सुरक्षित नहीं रही, तो इसलिए देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता पूरी तरह से इस बार देश में बदलाव के लिए मतदान करने जा रही। जो भी खबरें आ रही, हर जगह, हर जात, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इस बार वो लोग भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर समाजवादी पार्टी। जैसा कि देखा जा रहा है आप सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं, मैं पीछे देखती चली आ रही हूँ हर गांव में जाके, और नारा दिया गया है पीडीए का, तो क्या लग रहा है पीडीए का कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? कितना सक्सेस होगा नारा? पूरा सामने पीडीए बैठा है, यहाँ सब पीडीए ही है, यहाँ कोई जात धर्म नहीं, सारा पीडीए है और पूरा पीडीए इस बार इकट्ठा होकर एनडीए को हराने का काम करेगा, भाजपा को भगाने का काम करेगा और देश में समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। डिंपल यादव जी के सामने जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो क्या लग रहा है कि कोई चुनौती सामने है? देखिए, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे। अब जबरदस्ती बेमन से किसी को उतार दिया जाएगा तो कैसे चुनाव लड़ेगा? वो खुद जानते हैं वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए फॉर्मेलिटी वो भी अदा कर रहे हैं और वो भी जानते हैं इस बार डिंपल यादव जी को मैनपुरी की जनता देश की सबसे बड़ी जीतों में से एक मैनपुरी से आदरणीय डिंपल यादव की होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा यह है, मैनपुरी यादवगढ़ कहा जाता है, वहाँ से बीएसपी ने शिव प्रसाद सिंह यादव जी को उतारा है, तो क्या लग रहा है यादव वोट बैंक में वो सेंध लगा पाएंगे या कोई नुकसान होगा? देखिए, हमने पहले ही कह दी, यहाँ कोई जात धर्म नहीं, यहाँ सब पीढ़ी हैं, सब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े सब हैं, तो सारे लोग मिलकर भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, आदरणीय डिंपल यादव जी को जिताने का काम कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारे साथ थे जिला पंचायत अध्यक्ष इटावा से अंशुल यादव जी, जो कि अपनी भाभी डिंपल यादव जी के लिए गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। लोकसभा चुनाव में बसपा ने गुरुवार को 11वीं सूची जारी की है। बसपा ने कैसरगंज समेत 6 और प्रत्याशी घोषित किए। इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी का नाम का ऐलान हुआ है। गोंडा से सौरभ मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे, आजमगढ़ से मसूद अहमद को टिकट दिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।